अपने चैनल के एक सब्सक्राइबर हैं सुशील जी। उन्होंने कमेंट करके 5 पॉइंट्स पर जानकारी मांगी है और यह 5 पॉइंट्स काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो। चाहे आप मकान खरीद रहे हों या आप प्लॉट खरीद रहे हों या आप फ्लैट खरीद रहे हों, सभी मामलों में यह जानकारी महत्वपूर्ण है जो इन्होंने मांगी है। वैसे तो मैं आप सभी के कमेंट्स का जवाब देता हूं और अधिकतर कमेंट्स के जवाब मैं शॉर्ट्स वीडियो बना करके देता हूं, लेकिन यह वीडियो खास है और शॉर्ट्स वीडियो में ये सारे पॉइंट्स कवर करना मुश्किल था, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए प्रॉपर एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आप लोगों को यह सारी जानकारी दूं। तो सुशील जी के अलावा आप सारे जितने लोग हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं वह लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं और वह लोग भी जानें, और साथ साथ में अगर आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोगों को भी इन पॉइंट्स की जानकारी होगी और उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सचिन ब्लॉग्स LKO। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं एक एक करके इनके जो पॉइंट्स हैं, जो इनके सवाल हैं वह पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर एक एक करके उन सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। वीडियो को बढ़ा कर अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कोई पॉइंट आपसे मिस हो जाए। देरी ना करते हुए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि पहला पॉइंट इनका कौन सा है। तो सुशील जी ने जो कमेंट किया है वह मैं आपको पढ़ के पहले बताता हूँ। बाकी जिस वीडियो पर कमेंट किया है उस वीडियो में आप उनके कमेंट चेक भी कर सकते हैं कि मैं बगल में स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। यह सारे इनके सवाल हैं, मैं आपको जल्दी से पढ़ के बताता हूँ इन्होंने क्या पूछा है। सुशील जी ने कहा है, सर नमस्कार, मेरा एक सवाल था, आपकी मदद या लीगल एडवाइस चाहिए थी। मैं लाल कुआं गाजियाबाद में विला प्रॉपर्टी जड़ से मकान सिंगल फ्लोर सर्च कर रहा हूँ, काफ़ी प्रॉपर्टी डीलर से मिल रहा हूँ। यानी कि ये सुशील जी जो हैं यह लाल कुआं जगह है जो गाजियाबाद में, वहाँ पर कोई मकान लेना चाहते हैं सिंगल फ्लोर का, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर खोजबीन की है और काफ़ी बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स देखे हैं, काफ़ी जगह पर ये गए हैं और बहुत लोगों से इन्होंने मिला है और प्रॉपर्टी देखी है, लेकिन जो बातचीत की है उसके आधार पर यह संतुष्ट नहीं है, तो इन्होंने मुझसे मदद मांगी है और कुछ पॉइंट्स अपने रखे हैं। अब आगे मैं आपको बताता हूँ इनके क्या पॉइंट्स हैं, क्या सवाल है। इन्होंने कहा है आगे कि यहाँ ज़्यादातर डीलर ये बात कह रहे हैं कि नंबर 1 इनका जो सवाल है, प्रॉपर्टी पर दाखिल खारिज है पर किसान के नाम पर जमीन है, बिल्डर ने अपने नाम पर नहीं करवाई है। यानी कि इनको जो अधिकतर प्रॉपर्टी डीलर्स मिले हैं उन्होंने यह बताया कि जमीन दाखिल खारिज है और जो जमीन है जिस पर वह लोग मकान बना रहे हैं वह अभी किसान के नाम पर जमीन है। बिल्डर ने उस जमीन को खरीदा नहीं है, बिल्डर ने उस जमीन को अपने नाम पर नहीं कराया है। अभी वह जमीन जो मूल किसान है या ओनर है उसी के पास में है और यह दाखिल खारिज वाली जमीन है। दूसरा सवाल जो इनका है, बिल्डर ने इनसे कहा है खसरा नंबर और रजिस्ट्री मिलेगी, केवल डॉक्यूमेंट्स के नाम पर इनको बिल्डर खसरा नंबर या तो दे रहे हैं या रजिस्ट्री दे रहे हैं। तीसरा इनका जो सवाल है वह सवाल ये है कि यहाँ पर प्राइवेट बैंक फाइनेंस कर रही हैं, जैसे कि LIC है, बंधन बैंक है, आधार है और केनरा बैंक, यह बैंकें यहाँ पर फाइनेंस कर रही हैं। इनको जो नेशनलाइज बैंक हैं जैसे कि SBI हो गया, PNB हो गया, ये सारे बैंक्स यहाँ पर लोन नहीं कर रहे हैं। चौथा इनका सवाल है, GDA अप्रूव्ड मैप नहीं है, यानी कि जो विकास प्राधिकरण है वहाँ पर गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहाँ से अप्रूव्ड मैप नहीं है उन बिल्डर्स के पास में जहाँ जहाँ पर भी इन्होंने विजिट की है। यानी कि सारी प्रॉपर्टीज बिना अप्रूवल वाली प्रॉपर्टी हैं, यहाँ पर किसी भी तरीके का अथॉरिटी से कोई अप्रूवल नहीं हुआ है। पांचवा सवाल इनका है, प्रॉपर्टी कन्वर्जन सर्टिफिकेट इनके पास नहीं है, जैसे कि 143 या धारा 80 वगैरह बिल्डर्स के पास में उपलब्ध नहीं है, वह इनको नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि ऐसे में इस तरीके के डीलर्स या डेवलपर से मुझे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो देखिए यह इनके सवाल थे, जो 5 सवाल थे, और ये पांचों सवाल अगर आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं या देख रहे हैं तो आपके भी होंगे। इन सवालों का जवाब क्या है वह मैं आपको एक एक करके देता हूं और आप लोग इसको समझिए। यह काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं, आप लोग इसको पूरा देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। और दूसरी चीज़ कि जो ये सवाल हैं, इन सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो में अगर दे दिया है तो इस पर आप दोबारा कमेंट मत करिएगा कि यही सवाल आप दोबारा से कमेंट कर रहे हैं, तो उसका जवाब मैं नहीं दूंगा। और दूसरी बात,
उन्हीं लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई अब मैं कर पाऊंगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। एक बात और, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक दिए हुए हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने कमेंट्स का इंस्टेंट रिप्लाई आप वहाँ पर पा सकते हैं। मैं तुरंत आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। वहाँ पर आप मुझसे तुरंत रिप्लाई पा सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक हैं, वहाँ पर आप मुझे फॉलो ज़रूर करें। मेरा व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ साथ में अगर आप लखनऊ में कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं या आपके कोई सवाल हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक है, वहाँ पर जा कर के आप अपना नाम और नंबर और अपनी ज़रूरत वगैरह बता सकते हैं। तो अगर मेरे पास समय रहा या मेरे पास आपकी ज़रूरत की चीज़ रही तो मैं आपको अपनी तरफ से संपर्क ज़रूर कर लूँगा या मेरी टीम से कोई ना कोई आपसे संपर्क कर लेगा। तो सुशील जी, जो आपका पहला सवाल है जिसमें आपने पूछा है कि प्रॉपर्टी किसान के नाम पर है, प्रॉपर्टी डीलर के नाम पर नहीं है और दाखिल खारिज वाली प्रॉपर्टी है। इसका जवाब ये है कि देखिए, उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं किसान हूँ और मेरे नाम पर 1 बीघा, 2 बीघा, 10 बिस्वा, 10 बीघा, कुछ भी कोई अमाउंट में मेरी अपनी ज़मीन है, मेरी पुश्तैनी ज़मीन है या मेरी खरीदी हुई ज़मीन है, मेरी अपनी ज़मीन है। आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप मेरे पास आए और आपने कहा कि भाई आपके पास ज़मीन है, मेरे पास पैसा है और मेरे पास मार्केटिंग वाली टीम है, आइए हम लोग मिलकर के यहाँ पर काम कर लेते हैं। मैं मकान बनाऊंगा और मकान बेचूंगा जिसमें इतना हिस्सा आपका और इतना हिस्सा मेरा। तो वहाँ पर कई तरीके का समझौता या कई तरीके की डील प्रॉपर्टी डीलर और लैंड ओनर के बीच में होती है। मान लीजिए जैसे किसान है तो किसान से उन्होंने कहा भाई 60% आपका, 40% मेरा। अगर मैंने 10 मकान बनाए तो 10 मकान में मैं आपको 6 मकान बने बनाए दे दूंगा और 4 मकान मैं ले लूँगा। बाकी ये जो 6 मकान आपके हैं और 4 मकान मेरे हैं, इनको बेचने का काम भी मेरा रहेगा। इन पे जो मार्केटिंग का खर्च आएगा वह भी मेरा रहेगा। तो मकान की रजिस्ट्री मैं जिसको बताऊंगा उसको आप करेंगे और आप अपना हिस्सा अपने पास रख लेंगे। यानी कि उन 6 मकान से जो आय होगी, जो इनकम होगी, वह किसान की हो जाएगी या उसकी हो जाएगी जिसके नाम पर ज़मीन है। बाकी 4 मकान का पैसा बिल्डर अपने पास रख लेगा। तो यहाँ पर होता क्या है, एक तो ये साझेदारी का काम हो गया कि बिल्डर ने वहाँ पर साझेदारी कर ली लैंड ओनर से और वहाँ पर बिल्डर काम कर रहा है। एक तो ये हो गया कारण। और दूसरा कारण ये होता है कि बिल्डर अगर किसान से ज़मीन खरीदता है और अपने नाम पर लेता है तो वहाँ पर क्या होता है, कई चीज़ें बढ़ जाती हैं। जैसे कि बिल्डर का खर्च बढ़ जाता है क्योंकि बिल्डर मार्केट से पैसा लेकर आया और किसान को पैसा दिया, उसके बाद में अपने नाम रजिस्ट्री कराई। तो जो वो मार्केट से पैसा उठा के लाता है, उस पैसे की जो लागत लगती है, ब्याज वगैरह लगता है, इंटरेस्ट लगता है, उस पैसे को भी आपको पे करना पड़ता है। तो वहाँ पर वो महंगा हो जाता है। उसके बाद में जो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री होता है या डेवलपमेंट होता है, उन सब चीज़ों में पैसा लगता है। तो जितना ज़्यादा बिल्डर अपना पैसा इन्वेस्ट करता रहता है उतना ज़्यादा प्रोजेक्ट महंगा होता रहता है। महंगा होने के कारण वह प्रॉपर्टी बहुत लोगों के बजट में फिट नहीं होती है और जैसे 40 लाख रुपए की चीज़ है तो वो 45 और 50 लाख रुपए की चीज़ हो जाती है सारे खर्चे वगैरह निकालने के बाद में। तो इसलिए भी बिल्डर ये करते हैं कि भाई पार्टनरशिप कर लेते हैं और पार्टनरशिप में ये होता है कि किसान की ज़मीन है या किसी एक व्यक्ति की ज़मीन है, बाकी पैसा दूसरा आदमी लगा रहा है, एक तरफ बना रहा है, दूसरी तरफ बेच रहा है, साथ साथ में वो हिसाब किताब भी अपना करते रहते हैं। और इस तरीके की ज़मीनें अधिकतर क्या होता है कि दाखिल खारिज वाली ही ज़मीनें होती हैं। जैसे कि कृषि की ज़मीन होती है, कृषि की ज़मीन है, मेरा खेत है तो मेरे खेत में कोई बिल्डर बना रहा है तो वह दाखिल खारिज वाली ज़मीन होती है और बिल्डर के नाम पर नहीं होती है। वह अधिकतर उसका लैंड ओनर कोई और होता है और वहाँ पर बनाता कोई और है, बेचता कोई और है। इस तरीके का काम बहुत सारे बिल्डर करते हैं और यह गाजियाबाद में ही नहीं, हर जगह पर होता है। इसमें एक चीज़ और है कि बिल्डर की अपनी कोई लायबिलिटी वहाँ पर नहीं बनती है टैक्स को लेकर के। वहाँ पर बिल्डर टैक्स वगैरह देने से भी बच जाते हैं क्योंकि जो पैसे का ट्रांजैक्शन होता है वह अधिकतर जो लैंड ओनर होता है उसके खाते में होता है, उसके पास होता है और जो उसका टैक्स वगैरह आता है वह फिर जिसके पास ज़मीन होती है वही अधिकतर भरता है। तो यहाँ पर जो पैसे का ट्रांजैक्शन है और जो टैक्स की लायबिलिटी है उन सब चीज़ों से भी बिल्डर बच जाते हैं। यानी कि
वो काम करते हैं और अपना शुद्ध मुनाफा, सूखा प्रॉफिट लेकर के किनारे हो जाते हैं और किसी तरीके की कोई बहुत ज़्यादा लायबिलिटी उनके ऊपर नहीं होती है। साथ-साथ में आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको थोड़ा सस्ता प्रोजेक्ट मिलता है या जो प्रॉपर्टी आप लेते हैं वह कुछ औरों से सस्ती हो जाती है। कंपटीशन होने के नाते भी इस तरीके का काम बिल्डर लोग करते हैं। दूसरा आपका सवाल है कि खसरा नंबर और रजिस्ट्री ही केवल मिलेगी। तो देखिए, जब प्रॉपर्टी जब किसी किसान के नाम पर है तो वह आपको खसरा नंबर ही देंगे कि भाई यह खसरा नंबर है, आप जाकर के भूलेख पर पता कर लीजिए, यह प्रॉपर्टी फला व्यक्ति के नाम पर है। तो वो आपको खसरा नंबर दे देते हैं या खतौनी दे देंगे, इसके अलावा उनके पास कोई और डॉक्यूमेंट नहीं होता है। जहाँ पर आपसे कहते हैं कि रजिस्ट्री मिलेगी, तो रजिस्ट्री में क्या होता है, कभी-कभार जैसे बिल्डर ने अपने नाम पर किसान से रजिस्ट्री करवा ली है, तो वह रजिस्ट्री आपको बिल्डर दे देगा, या बिल्डर ने किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के नाम पर करा ली है, या मान लीजिए मैं इन्वेस्टर हूँ और मैंने किसी किसान से कोई ज़मीन खरीदी थी और आज वह ज़मीन प्राइम लोकेशन पर हो गई है, तो वह मेरे नाम पर ज़मीन है। तो मेरे नाम की आपको रजिस्ट्री मिल जाएगी और मेरे नाम की खतौनी मिल जाएगी, खसरा नंबर मिल जाएगा। मैंने बिल्डर के साथ टाई अप कर लिया, 40-60 या 50-50 जो भी कर लिया, उस तरीके से फिर वह प्रोजेक्ट मैं रन कर रहा हूँ बिल्डर के साथ में मिल करके। मैं इंडिविजुअल आदमी हूँ, मैं कोई कंपनी नहीं हूँ। इस तरीके से आपको वहाँ पर खसरा या रजिस्ट्री मिलती है, या बिल्डर ने अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा ली है तो कंपनी के नाम से आपको रजिस्ट्री वहाँ पर मिलती है। खसरा नंबर और रजिस्ट्री मिलने का यह कारण हुआ। ये आपके 2 सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तीसरा सवाल आपका है कि यहाँ पर केवल प्राइवेट बैंक ही फाइनेंस कर रहे हैं, गवर्नमेंट बैंक फाइनेंस नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट होते हैं, या कह लीजिए कच्ची कॉलोनियां होती हैं। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स पर गवर्नमेंट बैंक लोन नहीं करते हैं। गवर्नमेंट बैंक का लोन करने का अलग क्राइटेरिया है और इनका सबका लोन करने का अलग क्राइटेरिया है। सभी तरीके के बैंक हैं और सभी तरीके के लोगों को फैसिलिटी देते हैं। सभी बैंकों के अपने अपने नियम कानून हैं कि वह किस तरीके की प्रॉपर्टी पर लोन देंगे, किस तरीके की प्रॉपर्टी पर लोन नहीं देंगे। तो जो नेशनलाइज बैंक हैं वह केवल अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज़ पर ही लोन करना पसंद करती हैं या लोन करती हैं। हाँ, कभी कभार आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ पर भी गवर्नमेंट बैंक लोन कर देती हैं, लेकिन वह उनके अधिकारियों पर निर्भर होता है कि वह कहाँ पर अपना पैसा लगाते हैं और कहाँ पर नहीं लगाते हैं। इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को वह बैंकें असुरक्षित मानती हैं और इस तरीके के प्रोजेक्ट्स पर दिया जाने वाला लोन अनसिक्योर्ड लोन की श्रेणी में आता है। इसलिए यहाँ पर वह बैंकें फाइनेंस नहीं करती हैं, यानी कि वहाँ पर जोखिम नहीं उठाती हैं फाइनेंस करने का। जो छोटी बैंकें हैं वह निर्भर इन्हीं पर होती हैं, जैसे कि LIC है और आपने बताया जैसे बंधन बैंक है या जो भी बैंकें हैं, यह सब अधिकतर निर्भर उन्हीं बैंकों पर हैं। उन्हीं बैंकों से पैसा ला करके यह आपको देती हैं, लेकिन यह बैंकें जोखिम अपने जिम्मे पर लेती हैं और यह बैंकें आपसे अधिक ब्याज वसूलती हैं उनकी अपेक्षा। तो यहाँ पर देखिए, आपको पैसा लेना है, आप पैसा ही ले रहे हैं, आपको ब्याज देना है, आप ब्याज ही दे रहे हैं। लेकिन ये मार्केट का खेल है और सिस्टम है। यहाँ बीच में एक और कमाई करने वाली संस्था आ गई जो बैंक है। तो एक बैंक है जो मान लीजिए LIC है, यह गई HDFC बैंक से या SBI से किसी से पैसा लेकर के आई कि भाई हम आपसे ये पैसा 8% पर लेकर के जा रहे हैं, और वही पैसा इन्होंने आपको 10% पर दे दिया। 2% का इनका प्रॉफिट हुआ, इसमें खर्चे वर्चे निकाल के इनके पैसे बच जाते हैं। तो इसलिए यह सब सिस्टम बनाया गया है कि अनसिक्योर्ड लोन जो है वह प्राइवेट बैंकें करती हैं और इस तरीके के प्रोजेक्ट पर केवल प्राइवेट बैंकें ही लोन करती हैं, क्योंकि यहाँ पर अप्रूवल वगैरह नहीं है, जोखिम ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर आपको प्राइवेट बैंकें फाइनेंस करती हैं। फिर भी यहाँ पर कुछ बैंकें ऐसी हैं जो आपको अच्छा ब्याज रेट वगैरह देती हैं, जैसे कि LIC है। LIC में आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको ब्याज लगाया जाता है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या आप किसी अच्छी कंपनी में काम करते हैं जहां सैलरी पैकेज वगैरह आपका अच्छा है और चीज़ें अच्छी हैं, तो आपको लोन यहाँ पर कम ब्याज रेट पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोन ले सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जो टेक्निकल चीज़ है वह मैंने आपको बता दी। चौथा आपका सवाल है कि GDA अप्रूव्ड मैप नहीं है। तो देखिए, यह प्रोजेक्ट अप्रूव्ड नहीं है। अगर अप्रूव्ड प्रोजेक्ट होता और यहाँ पर मैप अप्रूव्ड होता तो जिस रेट में यह प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल रहा है,
इससे लगभग 2 गुना दाम का यह प्रोजेक्ट होता या यह प्रॉपर्टी 2 गुना दाम की होती। मान लीजिए अभी जो आप मकान ले रहे हैं आपको 40 लाख रुपए में मिल रहा है। अगर यही मकान अप्रूव्ड होता, जीडीए से मैप अप्रूव होता इस मकान का और कॉलोनी का, तो यही मकान आपको कम से कम 70 लाख रुपए या 80 लाख रुपए में देखने को मिलता। और यह उस प्रॉपर्टी की लोकेशन पर और कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है, किस तरीके की लोकेशन है, किस तरीके का कंस्ट्रक्शन है। तो अगर अप्रूवल होता तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो जाता और उसके साथ में फैसिलिटीज़ भी आपके लिए बढ़ जाती, जैसे कि गवर्नमेंट बैंक से लोन हो जाता और ओपन एरिया, पार्क और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ऐड हो जाती। और कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पर भी कंट्रोल किया जाता है कि किस तरीके की क्वालिटी है, किस तरीके का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। उन सारी चीज़ों को मिला करके जो बिल्डिंग बायलॉज है जीडीए का या किसी और प्राधिकरण का, और जो नियम कायदे हैं कि अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, वह प्रोजेक्ट कितना बड़ा होगा, उस प्रोजेक्ट के हिसाब से वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं होंगी, वह सारी चीज़ें भी डेवलपर को वहाँ पर डेवलप करनी पड़ती हैं, बनानी पड़ती हैं अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में। तो प्रोजेक्ट महंगा हो जाता है और जो आम आदमी है उसके पहुंच से दूर हो जाता है। इसलिए इस तरीके के अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट काफ़ी चलते हैं, जिनको अवैध कॉलोनी या अवैध प्रोजेक्ट या अवैध निर्माण भी कहा जाता है। तो यह प्रोजेक्ट अप्रूव्ड नहीं है, यह प्रॉपर्टी अप्रूव्ड नहीं है, इसीलिए उनके पास कोई नक्शा वगैरह नहीं है। चूंकि यह प्रॉपर्टी सस्ती है इसीलिए इनके पास किसी तरीके का कोई अप्रूवल नहीं है। यही प्रॉपर्टी अगर 70-80 लाख की होती तो वहाँ पर आपको अप्रूवल देखने को मिलता। तो यह हमेशा जान लें, जो 1000 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट या 900 स्क्वायर फीट मकान 40, 45, 50 लाख रुपए में मिल रहे हैं, चाहे वह गाजियाबाद हो, चाहे वह नोएडा हो, चाहे वह लखनऊ हो, वह कोई भी अप्रूव्ड नहीं होंगे। अगर होंगे अप्रूव तो वह शहर से काफ़ी दूरी पर होंगे, तभी आपको अप्रूव्ड मकान वहाँ पर मिल रहे हैं, या उनका साइज इससे छोटा होगा। 45-50 लाख रुपए में अगर कोई अप्रूव्ड बना रहा है तो मुश्किल से 600-700 स्क्वायर फीट एरिया होगा, तभी आपको 40 से 45 की रेंज में मिलेगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 5वां सवाल आपका है कि लैंड कन्वर्जन सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है, यानी कि ज़मीन का 143 या धारा 80 वगैरह नहीं कराया गया है। तो देखिए इसमें कोई समस्या वाली इतनी बात नहीं है। अगर मेरी ज़मीन है वह कृषि भूमि है और मैंने उसका 143 या धारा 80 वगैरह नहीं कराया है और मैं आपको बेचना चाहता हूं या उस पर मकान बनाना चाहता हूं, तो मुझे यह सब चीज़ें करवा लेनी चाहिए। और 143 अब नहीं होता है, अब धारा 80 होता है यूपी के अंदर। बाकी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से, अलग अलग धारा के नाम से जाना जाता है। बाकी यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में है भी धारा 80 होता है, और चूंकि गाजियाबाद भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है तो उनके पास धारा 80 अगर नहीं है या उनकी पहले की ज़मीन है, पहले भी उन्होंने 143 नहीं कराया है, दाखिल खारिज वाली है, और आप चाहते हैं धारा 80 हो जाए, तो आप प्रॉपर्टी खरीदने के बाद अपने नाम पर दाखिल खारिज कराइए। अगर आप मकान खरीद रहे हैं तो मकान दाखिल खारिज नहीं होगा, राजस्व विभाग में आपके नाम उतनी जमीन दाखिल खारिज होगी। उसके बाद में आप उस प्रॉपर्टी को, उस जमीन को अपने नाम पर धारा 80 करवा सकते हैं, बशर्ते यह है कि उसकी जो लागत आएगी वह आपको देनी पड़ेगी। पहले से अगर कराया गया होता तो आपको लागत नहीं देनी पड़ती। अगर धारा 80 143 नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसको आप अपने नाम से भी करा सकते हैं और यहाँ पर आपके पास दोनों चीज़ें हो जाएंगी, दाखिल खारिज भी आपके नाम खतौनी में होगा और धारा 80 भी आप अपने नाम से करवा लेंगे। अब यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन की बात आती है कि निर्णय क्या होगा, प्रॉपर्टी आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, जो आपने लास्ट में पूछा है। तो देखिए भैया, अगर आपका बजट अप्रूव्ड प्रॉपर्टी लेने का है तो आप अप्रूव्ड प्रॉपर्टी लीजिए। आपने जितने पॉइंट्स पूछे हैं यह सारे पॉइंट्स आपको वहाँ पर फुलफिल मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। आपको कहना नहीं पड़ेगा, बिल्डर आपको खुद ही बता देगा और दे देगा। अप्रूव्ड प्रॉपर्टी में जाएंगे तो ये मान के चलें कि 2 गुना इससे बजट आपका हो जाना है और वहाँ पर सभी तरीके की सेफ्टी होगी और ये सारे पॉइंट्स आपके वहाँ पर पूरे होंगे। हाँ, अगर आपका बजट कम है और आपको प्रॉपर्टी की ज़रूरत है तो आप अपना बजट और अपनी ज़रूरत को देखते हुए इस तरीके की प्रॉपर्टी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह जान लें, इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ पर रिस्क होता है। रिस्क का मतलब ये है कि यह अप्रूव्ड प्रॉपर्टी नहीं है। विकास प्राधिकरण वगैरह जब चाहें यहाँ पर कार्रवाई कर सकते हैं
लेकिन ये भी जान लें, अधिकतर कार्रवाइयाँ तभी होती हैं जब तक प्रोजेक्ट रन कर रहा होता है या वहाँ पर काम चल रहा होता है। जब मकान वगैरह बन जाते हैं, पब्लिक रहने लगती है, तब वसूली के लिए ही भले आपको कोई परेशान कर ले, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। कोई आकर के आपके मकान पर ज़बरदस्ती बुलडोज़र चला देगा, गिरा देगा और आपको ज़बरदस्ती वहाँ से हटा देगा, भगा देगा, या आपका मालिकाना हक नहीं रहेगा। तो आप अपने बजट और ज़रूरत के हिसाब से निर्णय लें कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरी आपको ये सलाह है कि अगर आप इस तरीके की कोई प्रॉपर्टी लेते हैं और लेना चाह रहे हैं, आपकी मजबूरी है, आपका बजट नहीं है इससे ऊपर जाने का और आपको प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, आपको लेना ही लेना है, तो इन सारी चीज़ों के रहते और ना रहते भी आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। 2 चीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए, एक तो धारा 80 है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप प्रॉपर्टी खरीदने के बाद में अपने नाम से करवा लें। दाखिल खारिज वाली प्रॉपर्टी आप खरीदें, उसके बाद में उसको अपने नाम पर करवा लें। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि उस ज़मीन का मास्टर प्लान में लैंड यूज क्या है। अगर वहाँ पर लैंड यूज रेजिडेंशियल है, भू उपयोग आवासीय है, तो आप ले सकते हैं घर बनाने के लिए, आराम से ले लीजिए। अगर वहाँ पर कमर्शियल है तो भी आप वहाँ पर घर बना सकते हैं, ले लीजिए। अगर वहाँ का लैंड यूज अभी तय नहीं किया गया है, निर्धारित नहीं है, खाली छूटा हुआ है, तो भी आप वहाँ पर ले सकते हैं। अगर लैंड यूज एग्रीकल्चर है मास्टर प्लान में, तो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई लैंड यूज है तो आपको वहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। यह आप एकदम गांठ बांध लीजिए बात, जो लैंड यूज वाली मैंने आपको बात बताई कि मास्टर प्लान में उस जमीन का लैंड यूज क्या है। आवासीय है तो ले सकते हैं, कमर्शियल है तो ले सकते हैं, कृषि का है तो ले सकते हैं, अपरिभाषित क्षेत्र में है तो ले सकते हैं। अगर आपको घर बनाना है या वहाँ पर कोई कमर्शियल एक्टिविटी करनी है तो। अगर इनके अलावा कोई और लैंड यूज है तो आपको वहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, चाहे जितनी भी सस्ती मिल रही हो। अगर आपने लिया तो यह तय है कि भविष्य में आपको समस्या होगी और होगी। अभी नहीं हो रही है तो भविष्य में होगी समस्या। भविष्य में होने वाली समस्याएं कम से कम हों और आराम से आप रह सकें, तो इन पॉइंट्स पर आप जरूर गौर करें। और लैंड यूज वाला जो पॉइंट है, इस पर एकदम सख्त हो करके आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें। तो यह 5 सवाल थे जिनको काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि सभी लोगों को जानकारी मिल सके। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट आप करें तो आप यह चीज़ सुनिश्चित कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। जो लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे उनके कमेंट्स का जवाब आपको फटाफट मिलेगा, तुरंत मिलेगा। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।